नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। हमारे प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने जामुन के नए बाग स्थापित करने के लिए गड्ढे खोदकर तैयार कर लिए हैं, उनके लिए पौध रोपाई का सही समय है। तो आप जामुन की उन्नतशील किस्मों का चयन करके वैज्ञानिक तरीके से पौध रोपण किस प्रकार से करें, जिससे आगे चलकर आपको बाग से अधिक लाभ प्राप्त हो सके, इसकी समस्त जानकारी दे रहे हैं फल अनुसंधान केंद्र ईटखेड़ी जिला भोपाल के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर आर.के. जायसवाल। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी वर्षा ऋतु का समय चल रहा है और हमारे बहुत से किसान भाइयों ने कई प्रकार के फलदार वृक्षों का रोपण का मन बना लिया है और कई किसान भाई हमारे वृक्षारोपण कर चुके हैं। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको जामुन फलदार वृक्ष के बारे में आप लोगों को जानकारी दूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जामुन हमारी धार्मिक मान्यता के हिसाब से शुरू से ही हमारे जीवन का अंग रहा है और इसकी उत्पत्ति भी हमारे भारतवर्ष में ही हुई है। जैसा कि वैज्ञानिक खेती करने के पूर्व यह हमको जानकारी होना चाहिए कि इनकी कौन कौन सी किस्में हमको लगाना चाहिए। जैसे कि इसमें कर्नाटका में कुछ किस्में उनने चयन की है, जिसमें राजा नाम की जो किस्म है, इसका फल का आकार बड़ा होता है। किसान भाइयों, जामुन की किस्मों की बात करें तो इसकी एक प्रमुख किस्म राजा जामुन है, जिसके फलों का आकार बड़ा, आयताकार और रंग गहरा बैगनी होता है, जो स्वाद में मीठे और रसदार होते हैं। इसके फलों के अंदर छोटे आकार की गुठली पाई जाती है। इसके अलावा केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान रहमान खेड़ा लखनऊ से विकसित की गई नई किस्में CISHG 45 और CISHG 37 है। आप इनका भी चयन करके लगा सकते हैं। पौधों की प्राप्ति के लिए आप केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान रहमान खेड़ा लखनऊ में संपर्क कर सकते हैं। जामुन की ये जो आपकी किस्में और जो प्राप्त करने हैं पौधे, आप विश्वसनीय नर्सरी से ही अपने को प्राप्त करना चाहिए। तो जामुन के लिए जो जलवायु है, सामान्यतः हम यह देखते हैं कि जामुन जो है वो लगभग सभी प्रकार के जलवायु और मिट्टी में हो जाता है, लेकिन अच्छी बढ़वार और अच्छी पैदावार के लिए आवश्यक है कि जो हमारी ज़मीन में कम से कम 1 मीटर गहराई होनी चाहिए और दोमट मिट्टी है तो बहुत अच्छी है। भूमि का जल निकास भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ भूमि का pH मान जो है लगभग जो है 7 से 7.5 के बीच में होनी चाहिए। जमीन की या भूमि में जीवांश की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। तो ऐसी जो भूमि है यह हमारे जामुन के बढ़वार के लिए बहुत अच्छी होती है। अब हमको पौधरोपण करना है कि जो हमने गड्ढे गर्मी में तैयार कर लिए हैं या तैयार नहीं कर पाए हैं, दोनों परिस्थिति है। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो गड्ढे हैं उसको हम उचित दूरी पर लगा लें। आप सभी जानते हैं कि जामुन का पौधा जो है बड़ा जब होता है तो काफ़ी बड़ा विकराल रूप इसका होता है, पौधे काफ़ी बड़े होते हैं। तो कम से कम हम इसको 8 मीटर जो है कतार से कतार की दूरी और 8 मीटर पौध से पौध की दूरी हमको रखनी चाहिए। और जामुन के पौधे का रोपण करना है तो गड्ढा थोड़ा हमको बड़ा बनाना चाहिए, कम से कम 2 फीट लंबाई की, 2 फीट चौड़ाई की और 2 फीट गहराई की गड्ढे होनी चाहिए। किसान भाइयों, अब बात आती है खाद और उर्वरक प्रबंधन की। तो पौधे की रोपाई के समय 10 से 15 किलोग्राम अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद और मिट्टी को 1:3 के अनुपात में मिलाकर भरना चाहिए।
तथा रासायनिक उर्वरकों में 500 ग्राम नत्रजन, 600 ग्राम फास्फोरस, 300 ग्राम पोटाश प्रति पौधा देना चाहिए। किसान भाइयों, इसके साथ साथ कीट और रोग नियंत्रण के लिए कीटनाशी दवा क्लोरोपाइरिफास 50 ग्राम तथा फफूंदनाशी दवा कार्बोडाजिम 50 ग्राम को गड्ढा भराई के समय गड्ढे में मिला देना चाहिए। अब हम खाद डालने के बाद जो है पौध का रोपण करते हैं। कई बार क्या होता है कि हम पौधे नर्सरी से लेके आते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन में कई बार पॉलीथीन जो है खाली हो जाता है, पौधे अलग हो जाते हैं और हम जब घर में उतारते हैं तो पौधे सूखने लगते हैं। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जो पौधे डैमेज हो गए हैं या ख़राब हो गए हैं या टूट गए हैं या पीले पड़ रहे हैं तो ऐसे पौधे का रोपण आप ना करें, क्योंकि हम जब आगे इसको ऐसे पौधे का रोपण करेंगे तो वो जगह हमारी खाली रह जाएगी। तो पहले ध्यान ये रखना है। दूसरी बात ये है कि कम से कम हम नर्सरी से या कहीं से लेके आते हैं तो 1 हफ्ते तक हमको अपने घर में पौधों को रखना चाहिए, जिससे जहाँ से लेके आए हैं वहाँ का तापमान और वातावरण और हम जहाँ पर लगा रहे हैं वो तापमान और वातावरण में थोड़ा बहुत अंतर होता है। यदि हम 7 दिन तक उसको अपने पास में रख लेते हैं और इसके बाद जो पौधा हमारे स्वस्थ होते हैं उस पौधे को हम रोपण के लिए उपयोग करें। जब हम लगाने के लिए पौधा लेके आते हैं पीठ के पास या गड्ढे के पास में, तो जो पूर्व में जो गड्ढे आपने भर चुके हैं तो उस गड्ढे से उतना ही भाग मिट्टी हम निकालते हैं जितना अपना पॉलीथीन का होता है। इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि पॉलीथीन को जब हम फाड़ के निकालते हैं तो ये ध्यान रखें किसान भाइयों कि इसमें जो पिंडा बना हुआ है वो पिंडा बिखरे ना। और कई बार ये होता है कि हम जब पौधरोपण करते हैं तो वो मिट्टी को फेंक देते हैं और नेक्ड मतलब जो है कि जड़ समेत उसको लगाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, पॉलीथीन अलग कर लें और पूरे पौधे को जो है आप पिंडा समेत जितना आपने जो गड्ढे से मिट्टी हटाए हैं उसमें हम बहुत प्रेम पूर्वक इसका पौधरोपण हमको करना चाहिए। पौधरोपण करते समय और ध्यान देने वाली बात यह है कि हम मिट्टी को अच्छे से दबा दें। अब पौधरोपण के बाद तो तुरंत हमको सिंचाई भी उसमें कर देना चाहिए, जिससे तुरंत उनकी जड़ों को पानी मिल जाता है तो पौधे बहुत जल्दी आपके जो है स्थापित हो जाते हैं और इसमें मरने की संभावना को हम कुछ हद तक कम कर सकते हैं। हमने बहुत प्रेम पूर्वक पौध का रोपण कर दिया है और पौधे यदि बड़े हैं तो गिरने लगते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यदि आप पौधे लगाए हैं तो एक बांस की डंडी पौधे की सपोर्ट के लिए आप जरूर लगा दें, जिससे पौधा सीधा खड़ा रहेगा। तो आप इसमें जरूर लगाएं। तो किसान भाइयों, पौधरोपण करते समय यदि इन सावधानियों को हम ध्यान रखते हैं तो मैं यहाँ पर आप लोग को बताना चाहता हूँ कि आपके पौधे कभी मर नहीं सकता। भिंडी की खेती अपने राज्य में गर्मी और बरसात दोनों ही मौसम में की जाती है। तो जो किसान भाई खरीफ भिंडी की खेती करना चाहते हैं उनके लिए वर्तमान समय इसकी बुवाई के लिए उपयुक्त चल रहा है, लेकिन इसकी खेती से अधिक पैदावार तभी प्राप्त कर सकते हैं जब वे इसकी उन्नत किस्मों का चयन कर खेत की तैयारी से लेकर बुवाई तक के सभी कार्यों को वैज्ञानिक तरीके से करें। तो इस बारे में अधिक जानकारी के लिए मिलते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मृगेंद्र सिंह से। बरसात का समय आ गया है, बरसात शुरू होने वाली है, कहीं कहीं मानसून आ भी चुका है और सब्जी की खेती करने वाले किसान भाई इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये समय खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। ख़ास तौर से अगर हम भिंडी की बात करें तो भिंडी अपने पूरे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और हर जगह ये काफ़ी प्रचुर मात्रा में उगाई जाती है। अगर भिंडी की खेती में कुछ थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रखा जाए तो हमें अच्छा उत्पादन मिलता है और अच्छा लाभ प्राप्त किया जा सकता है। सबसे पहले तो खेत की तैयारी की बात करें तो खेत इसके लिए अम्लीय नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। 7 से 7.8 pH मान के हो तो खेत उपयुक्त है। सबसे पहले हमें ये भी ध्यान देना होगा कि खेत में पानी नहीं भरना चाहिए, वाटर लॉगिंग नहीं होना चाहिए, अन्यथा सड़न हो सकती है। तो खेत की अच्छी
2-3 बार जुताई करके पाटा लगा के उसको समतल कर लें। खेती की तैयारी के समय एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और 2 जुताइयां देसी हल या कल्टीवेटर से करके पाटा लगाकर खेत को भुरभुरा व समतल कर लेना चाहिए। अब बात आती है खाद और उर्वरक प्रबंधन की। तो 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद, 220 किलोग्राम यूरिया, 250 किलोग्राम एसएसपी प्रति हेक्टेयर प्रयोग में लाएं, जिसमें यूरिया की आधी और अन्य खाद उर्वरकों की पूरी मात्रा बुआई के समय दें और शेष 110 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग आप खरीफ फसल में 2 बार में करें, जिससे आपके फसल की बढ़वार अच्छी होगी। जब हमें इसको लगाना हो तो सबसे पहले हमें किस्म का चयन करना बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें अर्काब है, अर्का अनामिका, परभनी क्रांति, वर्षा उपहार, VRO 6 और बहुत सारी किस्में हैं। और संकर किस्मों में जहाँ कहीं से भी आप ये बीज प्रोक्योर करें तो सबसे पहले आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखें कि ये एलोवेन मोज़ेक रेजिस्टेंट वैरायटी होनी चाहिए। अब जैसा कि आपको पता है कि भिंडी की खेती गर्मी में भी होती है और बरसात में भी होती है, तो हमें बरसात में चूँकि पौधे बड़े बनते हैं इसलिए बीज की मात्रा हमको कम रखनी चाहिए। ये सामान्य रूप से 8 से 10 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से रहता है और अगर आप हाइब्रिड लगा रहे हैं, संकर लगा रहे हैं तो 5 किलोग्राम पर्याप्त है। हम जब कभी इसको लगाएं तो हम निश्चित रूप से इसमें कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब से इसका सीड ट्रीटमेंट करें 3 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से। साथ में इंसेक्टिसाइड से भी हम बीजोपचार करना आवश्यक है। ये तो बीजोपचार की बात हो गई। इसके बाद हमको कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें लाइन से ही इसकी सोइंग करना चाहिए। दूरी सामान्य रूप से 1.5 फीट करीब रो टू रो और 25 से 30 सेंटीमीटर हम प्लांट टू प्लांट इसका डिस्टेंस रखते हैं, लेकिन किस्म के अनुसार इसको हम कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। निदाई गुड़ाई और खरपतवार नियंत्रण में कोशिश ये करनी चाहिए कि अनावश्यक जो खरपतवार हैं वो खेत में ना हो। सामान्य रूप से इसका निदाई गुड़ाई से ही खरपतवार नियंत्रण करने की कोशिश करनी चाहिए। साथ में अगर कभी कभी ऐसा होता है कि बीच बीच में ड्राई स्पेल आ जाते हैं, बाकी तो आपको पानी देना है, कैसे देना है किसान भाई ये बहुत अच्छे से जानते हैं। आपकी खेत की मिट्टी अगर हल्की है तो बरसात में सामान्य रूप से सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अगर कभी ड्राई स्पेल आ गया, बीच में काफ़ी लंबे समय तक 10, 15, 20 दिन तक पानी नहीं गिरा तो हमें बीच बीच में उसमें पानी की भी देने की भी आवश्यकता होती है। साथ में जैसा मैंने आपको पहले कहा था कि खेत में जल भराव नहीं होना चाहिए, इसलिए हमें बरसात में जल निकास की व्यवस्था आवश्यक रूप से देख लेनी चाहिए। साथ में भिंडी में मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि मुलायम रहता है, तभी समय पर इसकी तोड़ाई आवश्यक है। तो इन चीज़ों को अगर हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से हमें अच्छा मुनाफा प्राप्त हो। इस तरह किसान भाइयों, अगर आप इन सभी बातों को ध्यान में रखकर भिंडी की बुआई करते हैं तो आपके फसल की बढ़वार अच्छी होगी और आगे चलकर आपको ऐसी फसल से अधिक उपज की प्राप्ति होगी। मिट्टी कटाव एक बहुत ही गंभीर समस्या है, क्योंकि मिट्टी कटाव हवा और पानी दोनों से ही होता है। मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत या तो हवा के कारण उड़ जाती है या फिर तेज बारिश के कारण बह जाती है, और कई बार तो मिट्टी का कटाव इतना अधिक होता है कि इन खेतों में फसलों की खेती करना काफी मुश्किल हो जाता है। इस तरह की समस्या के समाधान के लिए यदि आप कुछ उपायों को समय रहते अपना ले तो इस मिट्टी कटाव या अपदरन को काफी हद तक रोक सकते हैं। इसके लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मिट्टी कृषि का आधार है, जो मनुष्य और पशुओं की आधारभूत आवश्यकताओं जैसे खाद्य, ईंधन और चारे की पूर्ति करती है। इतनी महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी मिट्टी के संरक्षण के प्रति अपेक्षित दृष्टिकोण अपनाया जाता है। फलतः मिट्टी अपनी उर्वरा शक्ति खोती जा रही है। मृदा अपरदन वस्तुतः मिट्टी की सबसे ऊपरी परत का श्रेय है। मृदा उपरदन
मिट्टी की ऊपरी सतह पर से उपजाऊ मृदा का स्थानांतरित हो जाना मिट्टी का अपरदन या मिट्टी का कटाव कहलाता है। हवा या पानी की गति से भूमि के ऊपर की उपजाऊ परत दूसरे स्थान पर चली जाती है। इस क्रिया को मिट्टी का कटाव या अपरदन कहा जाता है। देश में प्रति वर्ष लगभग 5 बिलियन टन मिट्टी का अपरदन होता है। ये समस्या भयंकर है क्योंकि इससे लाखों एकड़ भूमि खेती की दृष्टि से व्यर्थ हो जाती है। इस प्रकार उपजाऊ मिट्टी नष्ट होकर नदियों में पहुंच जाती है और गाद जमा होकर पानी का जल स्तर ऊपर आ जाता है, जो आगे जाकर बाढ़ का कारण बनती है। मिट्टी के कटाव के प्रमुख कारण। पेड़ों को नष्ट कर देने से जमीन पर हवा और पानी का बहाव तेज हो जाता है। कई बार मवेशियों को चराने से मिट्टी ढीली और वनस्पति नष्ट हो जाती है। वर्षा होने पर पहाड़ी ढालों पर खेती करने से भी मिट्टी का कटाव शीघ्र होने लगता है। आजकल पेड़ों को जलाना, काटना आम सा हो गया है। ये भी सॉइल इरोजन का मुख्य कारण है, जिससे नुकसान अधिक होता है। मृदा अपरदन के दुष्परिणाम। नदियों के मार्ग में बालू एकत्रित होने से जलधारा का परिवर्तन और उससे अनेक प्रकार की हानियां, कृषि योग्य उर्वर भूमि का नष्ट होना। आवरण अपरदन के कारण भूमि की उर्वर ऊपरी परत नष्ट हो जाती है। भौम जल स्तर गिरने से पेय और सिंचाई के लिए पानी की कमी होना। शुष्क मरुभूमि का विस्तार होने से स्थानीय जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव और परोक्ष रूप से कृषि पर दुष्प्रभाव पड़ता है। वनस्पति आवरण नष्ट होने से इमारती और जलाऊ लकड़ी की समस्या और वन्य जीव पर दुष्प्रभाव पड़ता है। भूस्खलन से खेत, घर, सड़कों का विनाश होता है, जिससे काफी नुकसान होता है। मृदा कटाव को रोकने के उपाय। पेड़ पौधों और वनस्पतियां मिट्टी के अपरदन को कम करती हैं। इनकी जड़ें मिट्टी को पकड़े रहती हैं और उन्हें बहने से रोकती हैं। वनस्पति की एक और विशेषता है कि वनस्पति हवा और पानी के वेग को भी रोकती है। इस प्रकार आंधी या बाढ़ों का वेग कम हो जाता है। वनस्पतियों की जड़ें जल को सोख कर रखती हैं और तने हवा की गति को रोकते हैं, जिससे मृदा का कटाव कम होता है। मृदा कटाव रोकने के कुछ उपायों को अपनाकर किसान अपरदन को कम कर सकते हैं, जो इस प्रकार से हैं। वृक्षारोपण करना और वृक्षों को समूल नष्ट न करना। बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए बांधों का निर्माण करना और विशाल जलाशय बनाना। पहाड़ों पर सीढ़ीनुमा खेत बनाना और ढाल के आर पार जुताई करना। पशु चारण को नियंत्रित करना। कृषि योग्य भूमि को कम से कम परती छोड़ना। फसलों की अदला बदली करके उगाना। मरुस्थलों को नियंत्रित करने के लिए वनों की कतार लगाना। भूमि की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए खाद और उर्वरकों को समुचित उपयोग करना। ये कुछ उपाय हैं जिन्हें अपनाकर मृदा अपरदन की गंभीर समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है और खेती करके किसान फसलों से अधिक उत्पादन लेकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम खिरकाई, जिला रतलाम के कृषक प्रमोद ठाकुर ने। ये पशुओं में परजीवियों की समस्या के समाधान के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो प्रमोद ठाकुर जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। आज किसान भाइयों, हम पशुओं में बाह्य और भीतरी कृमि पर और जो एक्टोपैरासाइट हैं और एंडोपैरासाइट हैं, दोनों के ऊपर चर्चाएं करेंगे। तो किसान भाइयों, पहले हम बाह्य परजीवियों को लेते हैं, जो जिनको हम किलिली, गिचुड़ी या मिडुला बोलते हैं या पिस्सू बोलते हैं। तो किसान भाइयों, ये जो एक्टोपैरासाइट है, ये सबसे पहले तो जानवर से जानवर में फैलता है और कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो इनके कारण और ज़्यादा फैलती हैं, दूसरे पशुओं में देखने को मिलती हैं, जैसे बेबेसियोसिस है, थाइलेरियोसिस है, जो एक्टोपैरासाइट से फैलती हैं। इनसे भी अपने पशुओं को बचा सकते हैं। अक्सर देखने को आता है कि हमारे कुछ पशुपालक भाई अपने दुधारू पशुओं में आने वाले बाह्य परजीवियों पर ठीक तरह से ध्यान नहीं दे पाते, जिसका विपरीत प्रभाव पशु के स्वास्थ्य के अलावा उसके दुग्ध उत्पादन पर भी देखने को आता है। ये बाह्य परजीवी पशुओं का खून चूसकर उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं, जिससे पशु कमजोर और बीमार पड़ जाते हैं।
दूसरी बात किसान भाइयों, इसकी एक अपना जीवन काल होता है, जीवन चक्र होता है। अगर हमें इस जीवन चक्र को बीच में कहीं तोड़ दें, हम मान लीजिए कि हम उसके अंडे खत्म कर दें, तो अंडे खत्म कर दें तो नए पिस्सू पैदा नहीं होंगे, नए पिस्सू पैदा नहीं होंगे तो नए पिस्सू फैलेंगे नहीं, दूसरे जानवरों में पिस्सू नहीं लगेंगे। तो ये हमें जो है कभी भी पिस्सू को मारना है या किसी भी पैरासाइट को जब को हमको ख़त्म करना है तो हमको उसकी लाइफ साइकिल को कहीं ना कहीं से ब्रेक करना पड़ेगा। हम ये कर सकते हैं कि हम वहाँ किसी केमिकल का ऐसा यूज़ कर लें जिससे कि वहाँ मक्खी, मच्छर, इन सब के लार्वा और जो कृमि है उनके लार्वा भी ख़त्म हो जाए। तो किसान भाइयों, जो बाह्य परजीवी हैं इसके लिए हम देसी नुस्खों में जैसे कि नीम है, उसका काढ़ा बना के नीम को उबाल के उसका जो तेल है उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बाज़ार में जैसे आपके साइपरमेथ्रिन, फ्लूमेथ्रिन, डेल्टामेथ्रिन ऐसे तत्व हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पशुपालक भाइयों, इन दवाओं का घोल बनाकर पशु के शरीर पर अच्छी तरह से लगाएं, लेकिन इनका प्रयोग करते समय कुछ सावधानी रखें। जैसे दवाई लगाने के समय बड़े पशु या बछड़े बछड़ियों के मुंह में मूसिका लगा देना चाहिए, जिससे वो अपने शरीर को चाट ना सके, जिससे पशु को किसी भी तरह का नुकसान ना हो। भीतरी परजीवी हैं, ये वर्षा के मौसम में और स्पेशली जब हवा में नमी बढ़ जाए और गर्मी पड़े, इस समय ये परजीवी ज़्यादा पनपते हैं, ज़्यादा फलते फूलते हैं, ज़्यादा फैलते हैं। और क्योंकि इनके अंडों के सीजने के लिए जो समय है वो और जितना टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी चाहिए वो इस मौसम में इनको मिल जाती है। किसान भाइयों, अंतः परजीवी जैसे गोलकृमि, फीताकृमि आदि पशुओं में दूषित चारा दाना खाने से और नदी, पोखर, तालाब का गंदा पानी पीने पर पेट में हो जाते हैं, जो पशुओं के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हैं, जिससे पशुओं में कई तरह की बीमारियां होने की संभावना रहती है। तो आप अपने दुधारू पशुओं को इन अंतः परजीवियों से कैसे बचाएं, आइए जानते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे आसपास जो भी पॉन्ड है, जो पानी जहाँ जा रहा है, जहाँ पानी जमा होता है, उसमें हम ऐसे केमिकल्स का यूज़ कर लें जिसमें कि जो आपकी घोंच होती है या जो शंख होते हैं, शंख में जो घोंघा रहता है, वो वहाँ पे से ख़त्म हो जाए, क्योंकि वो उसकी साइकिल के बीच का एक हिस्सा है। तो ऐसे जैसे नीला तोता आप यूज़ कर सकते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, लाल तोता, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अब बात करें किसान भाइयों कि हमको जो जानवर के भीतर जो कृमि है, इनकी सफाई कैसे करनी है, कब करनी है। तो किसान भाइयों, कब करनी है इसका निश्चित समय यह है कि हमें हर अपने जानवर की पेट की सफाई, अगर वो चरने जाता है तो हर 3 माह में करनी है, और अगर वो चरने नहीं जाता है तो हर 6 माह में करनी है। जो प्राजीक्विंटल है, प्राजीक्विंटल आप दे सकते हैं, 50 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट से दिया जाता है। और बाकी जानवरों में जैसे सबसे कॉमन दवाई एल्बेंडाजोल है, एल्बेंडाजोल का यूज़ कर सकते हैं आप। और एक्टो एंडोपैरासिटिसाइड यानी कि भीतरी और बाहरी दोनों के लिए आप यूज करें तो आप आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन या डोरामेक्टिन, उससे जो एडवांस इंजेक्शन है डोरामेक्टिन को यूज़ कर सकते हैं। हमें जानवर को अच्छा चारा, अच्छी चीज़ें उपलब्ध करानी है, स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना है, और हमें जानवर की देखभाल उस समय पे थोड़ी ठीक से करनी है। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।